हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस टाइम पर जुटे पड़े होंगे। आखिरी 30 दिन और टारगेट बहुत लंबा है। क्लास 10th में आते ही आप लोगों ने सपना देखा था बोर्ड को टॉप करने का और नो डाउट कि अब समय आ चुका है। आखिरी जंग है बच्चों, और ये जंग केवल एक बच्चे की नहीं है, हर एक बच्चे की है। लाखों बच्चे इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, जुटे पड़े हैं। और बच्चे आप चाहे किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो, चिंता सबको साथ ही सता रही है। सबकी प्रॉब्लम एक ही है, लॉन्ग आंसर्स याद हो नहीं रहे हैं। हिंदी कैसे कवर करें, संस्कृत कैसे कवर करें, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का सही टाइम क्या है, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये 10 तरह के जो सवाल हैं ये बार बार आपको परेशान कर रहे हैं जब भी आप पढ़ने बैठते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज, आखिरी 30 दिन ये अंतिम 30 दिन नहीं है। ये आप मान लीजिए कि ये वो 30 दिन हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। बच्चों, इन 30 दिनों में ही जो बच्चा पढ़ाई करता है, सही मायने में उसके मार्क्स बेटा बिल्कुल इसी बात का गवाही देते हैं कि उसने इन 30 दिनों का इस्तेमाल कैसे किया है, पेपर के 1 महीने पहले उसने कैसे पढ़ा है। अब इस 1 महीने में किस चीज पर फोकस करना, हमें बुक्स ज्यादा पढ़नी है या हमें नोट्स से पढ़ना है, हमें नोट्स बनाने हैं या फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, मॉडल लेवल करना है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, कुछ समझ नहीं आता है। और हम लोग कई बार सारी चीजों करने का ट्राई करते हैं और फिर हम लोग को अंततः वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम लोग चाह रहे होते हैं। तो बच्चों, आपकी इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये आपका एक वीडियो। और बच्चों, आपकी रुचि मैम आज के सेशन में जो बातें बताने वाली हैं, नो डाउट बेटा ये अगर किसी बच्चे ने फॉलो कर लिया तो उसके 95% मार्क्स आएंगे। बच्चों, ये मैं हवा में नहीं बोल रही हूं, ये बच्चे मैंने खुद ट्राई किया हुआ है और मैं खुद इतना स्कोर करके बेटा बैठी हूं। तो मुझे पता है कि आखिरी 30 दिनों में कैसे आपको पढ़ना है, कैसे संस्कृत कवर करना है, कैसे सोशल साइंस को कवर करना है, कैसे इंग्लिश को कवर करना है, कैसे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है। बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, आखिरी 30 दिन हमारे पास हैं। हम सबको पता है बेटा, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड के पास जो है थोड़ा सा 1-2 दिन का वक्त ज्यादा है। अगर आप किसी और बोर्ड से हैं जिसके पेपर लेट हो रहे हैं बच्चों, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। पर जिन बच्चों के लिए मात्र 30 दिन का समय बचा है, उनको बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि इन आखिरी 30 दिनों में अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं एक दिन जो है 10 घंटे पढ़ लूंगा, एक दिन 4 घंटे पढ़ लूंगा या 5 घंटे पढ़ने से मेरा काम चल जाएगा, तो मैं पहले बेटा क्लियर कर दूं कि आपको अगले 30 दिनों तक लगातार बिना किसी दिन को ब्रेक किए हुए 8 से 10 घंटे की पढ़ाई इंक्लूड करनी होगी। 8 से 10 घंटे की तो पढ़ाई बेटा करनी ही करनी होगी। चाहे बच्चों आप उसमें क्लासेस को भी इंक्लूड कर सकते हो, आप अपनी सेल्फ स्टडी को इंक्लूड कर सकते हो, कोचिंग को इंक्लूड कर सकते हो, ट्यूशन को इंक्लूड कर सकते हो। बेटा सब कुछ मिला जुला करके वो जो 10 घंटे की पढ़ाई है वो आपको हर दिन करनी ही होगी। अब बच्चों, जो 3 महीने मैंने यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं बेटा, पहला है हमारा गणित, दूसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो बच्चों देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहे कितना भी क्यों ना पढ़ लो, पर एक डर हमेशा बना रहता है। ऑब्वियस सी बात है, 15 चैप्टर है, कई बार पेपर में टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप सवालों को नहीं रट सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है बच्चों। तो यहां पर अगर आप मैथ्स के लिए सोच रहे हैं बेटा, तो आपको हर दिन लगभग 1.5 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, अगर आपको रिवीजन करने बैठना है ना, आपने अभी तक जो भी किया है सब कुछ भूल जाओ। बस बेटा मेरी एक बात को गांठ बांध लो कि देखो, जब भी हम लोग बेटा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, कभी भी टफ चैप्टर से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी जाती है। ठीक है, आप क्या करिए, 7 दिन का टारगेट लीजिए। मेरी बात को बेटा बहुत गौर से सुनिएगा। बेटा आप क्या करो, आप 7 डे का प्लान बनाइए। ठीक है, आप अगले 7 दिन क्या करेंगे, अगले 7 दिन आप मैथ्स में 7 चैप्टर तैयार करेंगे। आपके पास टारगेट है कि यार मुझे हर एक दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। और बच्चे, 1 चैप्टर को 1 दिन में कंप्लीट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चाहे बेटा आप उसका 1 शॉट, हाँ और एक चीज और, लेक्चर वाइज मत जाना, बहुत टाइम वेस्ट होगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप केवल मैथ्स नहीं पढ़ सकते हो, केवल साइंस नहीं पढ़ सकते हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे हमें। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप 1 चैप्टर को लेंगे, 1 शॉट वीडियो आप देखेंगे, उससे उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, प्लस उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। राइट, और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैथ्स में आप जितने ज्यादा मॉडल पेपर लगा लेंगे, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आप में बिल्डअप होगा। और बच्चों मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप हफ्ते में
मैथ्स के 2 से 3 मॉडल पेपर सॉल्व करिए और बिल्कुल सीरियस होकर के 3 घंटे का टाइमर लगा के बेटा सॉल्व करिए। अगर आप ऐसे कर रहे हो बच्चे तो आप ये मान लो कि आप बिल्कुल अपने जो है टारगेट के पास हो और आप सच में टारगेट 95% जो है अचीव कर पाएंगे। अब बच्चों ये तो हो गई मैथ्स की बात। शुरुआत करिए इजी चैप्टर से, तो यानी कि अगले 7 दिन में आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। हमने आधी जंग ऐसे ही कंप्लीट कर ली है, राइट बच्चों। उसके बाद हमने क्या करा, अगले 7 दिन वो चैप्टर उठाए जो थोड़े थोड़े से हमें टफ लगते हैं, कुछ कुछ चीजें हम भूल गए हैं, जिनमें क्वेश्चंस हमने थोड़ी कम प्रैक्टिस करी है, बेटा उन 7 चैप्टर को निपटा दो। क्या हो गए बेटा, हमने जो है पूरे, देखो आप ऐसे देख लो 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए। मैथ्स में चैप्टर कितने हैं, है ना? आप जो सोचो कि आपने आधा सिलेबस ही कंप्लीट कर लिया, मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया अगले 15 दिनों में, और आपके पास फिर 15 दिन का समय बच रहा है। इसमें आपको फिर पता चल जाएगा कि कौन चैप्टर आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपको लग रहा है तो नेक्स्ट जो 7 चैप्टर्स हैं उनको आप 2 डेज में जो है डिवाइड कर सकते हो कि यार मैं एक दिन पढ़ूंगा और उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, अगले दिन मैं टफ लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, पर आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 1 डे 1 चैप्टर, राइट। आगे बच्चों बढ़ेंगे। अब बेटा जो है मैंने क्या करा है, साइंस और एसएसटी को 2 भागों में डिवाइड किया है। देखिए साइंस ऑब्वियस सी बात है, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बच्चों साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं साइंस आपको बहुत अच्छे से तैयार होगा, ये बात मैं मान के रखती हूँ। बच्चों सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप प्रिपरेशन करने जाएंगे, सच में बेटा अगर आपने एक बार रीड अप भी कर लिया है तो आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। बस आपको करना क्या होगा, देखो सोशल साइंस को पढ़ने की एक ट्रिक है ना, वो ट्रिक क्या है बताती हूँ मैं, पर उसके पहले बच्चों इसको आप करना क्या है, 7 बेटा डेज जो है आपको डिवाइड कर लेना है कि मैं अगले 7 दिन साइंस पढ़ूंगा, फिर अगले 7 दिन में क्या पढ़ूंगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ूंगा। 7 दिन में आपको करना क्या है, 7 दिन बच्चों वही सेम चीज कि 7 डेज और 1 चैप्टर, राइट। आपको हर एक दिन एक चैप्टर कंप्लीट करना है, चाहे आप फिजिक्स कर रहे हो, चाहे केमिस्ट्री कर रहे हो, चाहे बायोलॉजी कर रहे हो, आपको बेटा पता है, राइट। अब बच्चों को दूसरी बेटा चीज क्या है कि इजी चैप्टर से ही स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में आप वैसे कर सकते हो कि फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है कि एक दिन जो है पहले चैप्टर से ही पकड़ लो, 3 चैप्टर तो ऐसे आपके निकल गए। जैसे बेटा जो है आपको हमारा पर्यावरण बहुत ही आसान लगता है, ऊर्जा के स्रोत बहुत आसान है, मानव नेत्र बहुत आसान है, ठीक है, धातु अधातु बहुत आसान है, ऐसे ही निपट जाएंगे। ये चैप्टर एक दिन के हैं अगर आप सही से पढ़ने बैठते हैं तो। बच्चों इसके बाद क्या कर सकते हो आप बेटा, इसके बाद जो है फिर आप अगले 7 दिन जो है बैठेंगे सामाजिक विज्ञान को लेकर के। अब बच्चों सामाजिक विज्ञान में एक ट्रिक का यूज करना होगा। बच्चों वो ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं। बच्चों देखिए सामाजिक विज्ञान को अगर आप याद करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लॉन्ग आंसर्स काफी होते हैं, और बच्चों लॉन्ग आंसर्स के टर्म में मैं बस थोड़ी सी देर में आऊंगी, पर ये बेटा जो है 4 पॉइंटर्स हैं जो हर टॉपर करता है। ये 30 दिन हर एक टॉपर इन्हीं चीजों कर रहा होता है, मॉडल पेपर कर रहा होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लिख करके देख रहा होता है, एंड बच्चों अगेन एंड अगेन रिवीजन करता जाता है। ये बच्चों 4 चीजें आपको टॉपर बनाएंगे, ये आपको लिख करके रख लेना अपने दिमाग में। अब बच्चों जरा मैं आती हूँ लॉन्ग आंसर्स पे। तो अब देखिए लॉन्ग आंसर्स क्या है, आपके पास सोशल साइंस में भी है, आपके पास जो है इंग्लिश में भी लॉन्ग आंसर्स मिलते हैं। बच्चों अगर मैं पर्टिकुलरली सोशल साइंस के बारे में बात करती हूं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि सोशल साइंस में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जिससे आपने एक आंसर याद ना किया हो। बच्चों मैंने सोशल साइंस को कैसे याद किया था बेटा, मैंने सिर्फ और सिर्फ हर एक चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स याद किए थे। अगर आप नोटिस करो तो अगर आपने अच्छे से लॉन्ग आंसर याद कर लिया है ना तो 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस वहीं से निकल आते हैं, अति लघु उत्तरीय वहीं से निकल आएंगे। तो आपको करना क्या है, हर एक चैप्टर की तो मस्ट है, यानी कि हर एक चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको याद करना ही करना। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अगर उस चैप्टर से कोई भी सवाल अगर आ गया तो एटलीस्ट आप उसके बारे में लिख पाओगे, ठीक है। बच्चों दूसरी चीज, अब देखो यार जो ये स्मार्ट बच्चे होते हैं पता क्या करते हैं, वो जो है उन चैप्टर्स को पकड़ते हैं जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया होता है। जैसे कि आपको पता है यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना बेटा। देखो यार ये तो चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको पता ही है कि आने ही आने हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों अगर आप नागरिक शास्त्र में जाओ तो वहां पर ही बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो हर बार पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने की क्रिया क्या है, उप प्रधानमंत्री बनने की क्रिया क्या है। बच्चों ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चैप्टर पकड़ो, शुरुआत उनसे ही करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रट डालो। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, लॉन्ग आंसर। जैसे अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से
क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, उन लॉन्ग क्वेश्चंस को पकड़ डालो। बच्चों आपको एक जो चीज आपको ध्यान रखनी होगी वो ये कि आपको डेट्स, इवेंट्स और मैप वर्क ये आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा, रटना होगा। बिल्कुल आपके जुबान पे होना चाहिए कि श्वेत क्रांति कब हुई थी, या फिर जो है औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, या फिर जो है हरित क्रांति कब हुई थी। ये प्रॉपर आपको डेट याद होनी चाहिए, किस डेट पे कौन सा इवेंट हुआ था। और बेटा मैप वर्क को आप बेटा से इग्नोर नहीं कर सकते हो, पूरा 10 नंबर का आता है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद बच्चों देखिए, सोशल साइंस में जो मार्क्स आपको बेटा मिलेंगे, हमेशा पॉइंटर्स लिखने पर सबसे अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। पॉइंटर्स कब लिख पाओगे, जब आपको उसके बारे में पता होगा। तो मैंने क्या बताया, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले छांटो कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर से ये छांटो कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा था। और आप नोटिस करना कि अगर कोई एक क्वेश्चन आप पकड़ोगे ना, तो उस एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो रहे होंगे, है ना। और प्रॉपर इनको रीड अप कर लो, पॉइंटर्स के फॉर्म में याद करो, है ना, ताकि तुम्हें आसानी भी रहे। और एक खाली पेज ले लो, है ना, उस पर प्रॉपर लिख के देखो यूरोपियन राष्ट्रवाद चैप्टर में ये पॉइंटर है, फिर मैच करो। जहां पर भूल रहे हो, जो पॉइंटर भूल रहे हो उसको वहां से मैच कर लो, तुम्हारा पूरा चैप्टर ऐसे ही तैयार हो गया यार। दूसरी बच्चों चीज करनी है, जब आपको इवेंट्स याद होंगे, डेट्स याद होंगी, तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही जाओगे। डेट और इवेंट को हाईलाइट कर दोगे, आधे नंबर तो आपको यूं ही मिल जाएंगे। तो ये आपको जो है बेटा ध्यान रखना है। सोशल साइंस के केस में बेटा सेम आपको इंग्लिश के बेटा केस में क्या करना है, लॉन्ग आंसर्स याद करो, शॉर्ट आंसर्स अपने आप से याद हो जाएंगे। शॉर्ट आंसर बहुत सारे शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स को हटा करके लॉन्ग आंसर्स पकड़ो बेटा, मैंने यही किया हुआ था। अब बच्चों एक सब्जेक्ट जो तुम्हें बहुत परेशान करता है, खासकर अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या फिर अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, सबसे पहला पेपर आपका ही हिंदी का ही होता है बच्चों। हिंदी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, सबसे पहला पेपर होता है, हम बहुत ही नर्वस होते हैं, बहुत ही डिमोटिवेट होते हैं। हिंदी कैसे याद करनी है ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता। अब बच्चों हिंदी में मैं आपको बताती हूँ यार कि कहां पर आप अपने नंबर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कहां पर अपने नंबर जो है बचा सकते हैं। देखिए बच्चों, जो चीजें आपको नहीं छोड़नी है, सबसे पहले अगर आपने हिंदी पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, सबसे पहले व्याकरण को पकड़ो। व्याकरण बिल्कुल मैथ्स के जैसी है, नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, सही टिक किया है तो सही नंबर मिलेंगे। बच्चों सबसे पहले व्याकरण को तैयार करो। दूसरे नंबर क्या करना है बेटा, सेकेंड नंबर पे जो भी आपका मुक्त, जैसे मान लो कि ज्योति जवाहर हो गया, मुक्त यज्ञ हो गया, आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से खंड काव्य होंगे। बच्चे सबसे पहले खंड काव्य को तैयार कर लो बेटा। खंड काव्य 5 नंबर का होता है, तो आपको वहां से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ये तो मतलब कि श्योरिटी है, ये तो आपको पता ही है कि यहां से सवाल आना ही आना है, तो इसको तैयार करना है। 5 नंबर आप कैसे तैयार हो गए बच्चों। संस्कृत व्याकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, संस्कृत व्याकरण आपको पता है पूछी जाएगी, बहुत ही लिमिटेड बेटा जो है इसमें कंटेंट। और देखो कई बार ऐसा मिलेगा आपको कि बेटा हिंदी और संस्कृत के कुछ बेटा जो है जो कह सकती हूँ कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा वो कॉमन मिल रहे होंगे, तो आपको जैसे कि मतलब प्रत्यय है बेटा, आपको काफी कुछ जो है इसमें सिमिलर मिल जाएगा। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द बेटा काफी कुछ सिमिलर मिल जाएगा। रोला, छंद, है ना बेटा, ये दोहा, ये तो आपसे पूछे जाने हैं। अलंकार की परिभाषा आपको आनी है बेटा। उसके बाद जो आपको रस आपसे पूछे जाने हैं। तो यानी कि व्याकरण अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे बेटा, आप ये मान लो कि हिंदी में आपने आधी जंग ऐसी जीत ली है। ऐसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 7 से 8 टॉपिक बता दूंगी, बस उनके बारे में कुछ पॉइंटर्स पढ़ लेना, ठीक है। कैसे लिखना है ये भी मैं बता दूंगी, राइट, कि आपको कौन कौन से पॉइंटर्स याद होने चाहिए, और उसके अंदर तो वो कहानी तो हम लोग बना ही लेंगे, राइट बेटा। इसके बाद आती है अनुवाद बेटा। अनुवाद 7 नंबर का आता है संस्कृत में। अब बच्चों यार देखो, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम किस चैप्टर को पढ़ के जाएं, पर बच्चों उसमें भी ट्रिक है। कोई भी टॉपर पूरी किताब के अनुवाद याद नहीं करता है, 7 से 8 अनुवाद फिक्स होते हैं, उनसे ही बेटा जो है आपको, और देखो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो 7 से 8 अनुवाद तैयार कर लो, उसमें से आपको जो है मिल जाएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। 7 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। प्रार्थना पत्र जरूर तैयार कर लो, 8 नंबर का आना है। कैसे लिखा जाना है बच्चों, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है फ्रेमिंग, आपने लिखा किस तरह से, फ्रेम कैसे किया हुआ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बच्चों ये मान लो कि आपके 50 नंबर तो ऐसे ही तैयार हो चुके हैं। अब बेटा मैं आती हूँ गद्य खंड और पद्य खंड के वो सवाल जो आपके ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे, जैसे कि इसके रचयिता कौन है ना बेटा। देखो आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं, ठीक है, इनका जीवन परिचय क्या है, यानी कि बच्चों अलग अलग जो है मैं कह सकती हूँ आपके जो है गद्यांश और जीवन परिचय बेटा आपके आएंगे। गद्य से अलग पूछा जाएगा, पद्य से अलग जीवन परिचय पूछा जाएगा, किस जो है युग का काल कहाँ से कहाँ तक रहा, यानी बच्चों ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं।
बच्चों मैंने जो है ना लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए थे और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से मुझे वहां से आराम से बच्चों जो है क्वेश्चन मिल गए थे। लगभग बेटा यहां से आपका 20 नंबर तो तैयार हो ही जाएगा। अब बच्चों आते हैं गद्यांश और पद्यांश पर। ये आपका अकेला 10-10 नंबर पूछा जाएगा, गद्यांश अकेले 10 नंबर का आएगा, पद्यांश अकेले 10 नंबर का आएगा। अब बच्चों इसमें भी सेम चीज संस्कृत अनुवाद वाली कि इसमें बहुत ही लिमिटेड गद्यांश है ना, आपको 7 से 8 गद्यांश और पद्यांश तैयार कर लेने, उससे ही आ जाएगा। अब बच्चों वो कौन कौन से, डोंट वरी मैं बता दूंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जीवन परिचय 10 नंबर का आएगा बेटा, 5 नंबर का आपका गद्य से जीवन परिचय आएगा, 5 आपका पद्य से आएगा। और बच्चों 4 से 5 जीवन परिचय तैयार करने होते हैं, सारे जीवन परिचय तैयार नहीं करने हैं। वो 4 से 5 जीवन परिचय कौन है, डोंट वरी बता दूंगी बेटा। हिंदी को तैयार करना बेहद आसान है, बस करना क्या होगा, हमें इस टाइम पर शॉर्टिंग करनी होगी कि हमें कौन सी चीज हम पढ़ रहे हैं और ये पेपर में पूछी जाएगी। अगर आप क्या पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट, बेटा पढ़ना बेकार है। 30 दिन बेटा आपको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करने होंगे। एंड अगर आपको डर लग रहा है हिंदी को लेकर के, डोंट वरी, मैं लेके बेटा आपके लिए क्लासेस लेके आऊंगी। चाहे बेटा जी कोई भी जो है मैराथन क्लास हो, चाहे बेटा जो आपका मॉडल पेपर हो, चाहे आपके टॉपिक वाली क्लास हो, चाहे व्याकरण वाली क्लास हो। अगर आपको लग रहा है कि यार कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, परेशान मत हो, रुचि मैम आपके पास है। मैं बच्चे जो है आपके लिए हर एक बेटा जो है दिन, पेपर के एंड तक बेटा जो है मैं आपके साथ रहूंगी, पेपर के दिन तक मैं आपके साथ रहूंगी। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस दिमाग से निकाल दो। ये बच्चों इसमें जो है आपके पास पूरी कॉपी बनी होगी बेटा, आपका कंटेंट होगा नहीं होगा मैं प्रोवाइड कर दूंगी, इसको तैयार करना स्टार्ट करो। बच्चों इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन से जीवन परिचय पढ़ने हैं, कौन कौन से पद्यांश पढ़ने हैं, डोंट वरी मैं बता दूंगी, बस उनको तैयार कर लेना है। हिंदी बहुत ही आसान है, बिल्कुल परेशान मत हो, है ना। जितना बताऊंगी उसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। और बच्चों ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं बेटा, क्लास 10th में 98 मार्क्स मैंने गेन किए थे हिंदी में, क्लास 12th में 96 मार्क्स आए थे। तो बच्चों मुझे पता है कि हिंदी को कवर कैसे करना है, कौन कौन सी ट्रिक्स यूज करनी है, कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है बेटा, मैं सब बताऊंगी। एंड इसी के लिए बेटा क्लास 10th के लिए मैं हिंदी का मॉडल लेवल क्लास भी मैंने जो है प्लान करी हुई है। सैटरडे को शाम के 7 बजे आपको बताना है कि यार ये क्लास कितनी जो है देर की होनी चाहिए और आप क्लास को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। बाकी बेटा मैंने जितने पॉइंटर्स बताए हैं उनको तैयार कर लो आप। बाकी बच्चों मैं एंड तक आपके साथ हूं, बस जितना बता रही हूं उतना करते जाना, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस आप मुझ पे भरोसा बना के रखो। एंड बच्चों नो डाउट कि आप रिजल्ट लाकर दिखाएंगे और बच्चों हम रिजल्ट लाकर दिखाएंगे, बिल्कुल बोर्ड में मचा देंगे। तो आपको कमेंट करना है कि क्या सच में आप चाहते हैं क्या हिंदी का मॉडल पेपर क्लास हो, क्या हिंदी की मैराथन क्लास हो, और आपको कुछ भी कंटेंट चाहिए, कुछ भी कंटेंट नहीं मिल रहा है लास्ट मोमेंट पे, आप कमेंट करके बेटा मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगी, यूट्यूब पर प्रोवाइड करूंगी, बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करूंगी। मिलूंगी आपसे अपनी क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, पॉइंटर्स को याद कर लीजिए। कुछ भी आसान मतलब कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ आसान है और हम मिलकर के क्रैक करेंगे, बोर्ड एग्जाम को फोड़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।